नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। इस वक्त में मैं मौजूद हूँ सीपी घाट का ये क्षेत्र है, सामने होटल कंगारू। और इस वक्त हम बिल्कुल मेन रोड के बगल में खड़े हैं और आज हमारा मकसद है आपको बारिश का मौसम जो है, मॉनसून प्रारंभ हो चुका है और जो हम लगातार अपने न्यूज़ के माध्यम से पहले कहने की कोशिश कर रहे थे और संभावना जता रहे थे कि आने वाले वक्त में अगर इन समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो आम लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी परेशानियां उनके सामने आएगी। आज हम निकल पड़े हैं। बारिश हो रही है, इस वक्त में थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हो रही है। आपको हम दिखाएंगे कि आप ये मेन रोड का हाल देखिए, बिल्कुल गड्ढे, ऐसे नालियाँ बनी हुई हैं। ये बिल्कुल भारत सेवाश्रम के चढ़ाई के बाद में जो रास्ता है वो है। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ, बसेस, जब हेवी ट्रक यहाँ पे आती हैं तो क्या हाल है इस रास्ते का। ऐसे तमाम रास्ते आज हम कोशिश करेंगे, चूँकि बारिश है फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ क्षेत्र के रास्तों का हाल आपको दिखा सके कि कैसे बद से बदतर हालत में है और लोग, गाड़ियां जो गुज़र रही है वो किस परेशानी में गुज़र रही है, खतरा बना हुआ है। आप यहाँ पे गड्ढे देख सकते हैं, ठीक रोड के बाजू में बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ बिल्कुल नाली की तरह बन चुका है और पानी वहाँ से गुज़र रही है और बजरी है और पत्थर है जो कोई भी टू व्हीलर या छोटी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती है, स्किड हो सकता है और कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना घट सकती है। ऐसे ही आगे की ओर कैमरामैन ज़रा आगे आए। आप ये देख सकते हैं ऐसे हाल है रास्ते का। कैमरामैन और थोड़ा सामने की ओर जाएंगे हम। यहाँ देखिए रास्ते का हाल, वहाँ गड्ढे हैं। अगर कोई गाड़ी, कोई हेवी गाड़ी अगर आती है, अगर उसे साइड देना होता है या फिर कोई हल्की गाड़ी, तो चक्का धंस सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ के रोड जो हैं वो लेवल नहीं किए हुए हैं, रास्तों में गड्ढे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, कहीं और उस क्षेत्र में दिखाएंगे कि वहाँ के हाल, वहाँ के रास्तों के हाल कैसे हैं। इस वक्त हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं वो कॉफ़ी बगीचा, सीपी घाट से आगे कॉफ़ी बगीचा आप देख सकते हैं। ये रास्ते का हाल इससे पहले गड्ढों से भरा हुआ था। लोगों को ये समझना मुश्किल पड़ रहा था कि रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ते हैं। और देखिए नायाब इंजीनियरिंग का नमूना, रोड इंजीनियरिंग ज़रा देखिएगा। आनन फानन में रोड को बनाया गया, इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। आप देखिए मेन रोड वो है, इतने नीचे हैं, समतल है और इसकी ऊंचाई ज़रा देखिए। क्या ये कोई तरीका है इंजीनियरिंग का या रोड कंस्ट्रक्शन के? वो इंजीनियर पे सवालिया निशान खड़े करते हैं जो इनके देख-रेख कर रहे थे, जिनकी निगरानी पे ये काम हो रहा था। और ये सड़क के हाल देखिए, बिल्कुल चारों तरफ आपको गड्ढे नज़र आएंगे, छोटे बड़े। और इसी सड़क से आमतौर पे इन वाहनों का गुज़रना होता है, दिनचर्या जो लोग आते जाते हैं, आप देख सकते हैं। और सड़क, कैमरामैन ज़रा दिखाइए। ऐसे आनन फानन में, जल्दबाजी में रोड को तैयार किया गया, लीपापोती की गई, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये लीपापोती के दौरान देखिए बारिश, जो मॉनसून शुरू ही हुआ है और जो रोड बनाई गई थी, रिपेयर किया गया, पैचिंग वर्क किया गया था, वो गड्ढे फिर से हो गए हैं। वैसे ही यथास्थिति वही गड्ढे फिर से दोबारा देख सकेंगे आप। और कैमरामैन आगे चलिएगा, ज़रा दिखाएं। और ये अक्सर ख़तरनाक होता है। हमने कहा है
कि रोड के जो साइड होते हैं कॉर्नर, यहाँ ज़रा आइएगा कैमरामैन, रोड के साइड में इसकी फिनिशिंग नहीं की जाती है। इससे भी ऊंचा जो होता है रोड कहीं कहीं पे, और नीचे गड्ढे होते हैं, और जिसके कारण से कई बार गाड़ियाँ पलट जाती हैं या पलटने का खतरा बना रहता है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है मानो जो रोड हुआ करता था उसके बीच में अलग से कोई पार्टली कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। पब्लिक को जो आम सहूलियतें, जो मिनिमम सहूलियतें देनी चाहिए, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो पब्लिक को नहीं मिल पाता है। और कारण क्या है ये ना खुल के कहा जाता है, ना ही इसका जवाब सही ढंग से कोई देता है। और जवाब जब दे भी देते हैं तो वो कहीं ना कहीं गोलमोल सा जवाब होता है। ये हमने दिखाया आपको इस जगह के रोड का जो कॉफ़ी बगीचा है। अब हम और आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ के रास्तों का हाल क्या है। इस वक्त हम वहाँ पहुँचे हैं धनिया खाड़ी जंक्शन। ज़रा कैमरामैन दिखाए, धनिया खाड़ी जंक्शन है। यहाँ से होते हुए NH4 हमारा ये गुज़रता है, जो आपको पता होगा। और इसके बाद हम आज देखेंगे यहाँ से जो मंगलूटान का क्षेत्र है, यहाँ के रास्ते फ़िलहाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये एंट्रेंस का है जहाँ से शुरुआत हो चुकी है। यहाँ के रास्ते का हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल रास्ते में लंबे गड्ढे बने हुए हैं और बिल्कुल सोया हुआ है, अधिकारीगण सोए हुए हैं और शायद उनकी नज़र नहीं पड़ती, या फिर मामले को संज्ञान में नहीं लेना चाहते, या फिर यहाँ के लीडरान इस पे गौर नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वहाँ के रास्ते का आप हाल देखिएगा, जो जंक्शन है धनिया खाड़ी के, वहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों रास्ते को देख कर के कि एक सगा बेटा है, दूसरा सौतेला। बिल्कुल, चूँकि ये NH4 का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस रोड को बनाने की आवश्यकता भी शायद या फिर रिपेयर करने की महसूस नहीं करते होंगे। आप आगे देखेंगे तमाम गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जितने भी आपके सड़क हैं वो लगभग ऊबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरा हुआ है। हम आगे चलेंगे और तमाम रास्तों को आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हाल वास्तविकता में क्या है, और आने वाले मानसून जितनी तेज़ी से और आगे बढ़ता जाएगा, लोगों की परेशानियाँ आगे चल के और कितनी बढ़ेंगी। कैमरामैन ज़रा आप हटेंगे क्योंकि पानी जी। तो ये हाल है। ऐसे माहौल में, ऐसे स्थिति में लोगों को जीवन बसर करना पड़ रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। चलिए आगे और कई पड़ाव जहां हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे रास्तों का क्या हाल है। चलिए दोस्तों, चूँकि मुझे लग रहा है कि बारिश बहुत तेज़ आने वाली है, तो हम चाहेंगे कि इस वक्त में आपको हम बाइक के ज़रिए, हम गाड़ी के ज़रिए हम उस रास्ते से गुज़रेंगे। और याद रखें कि ये वो रास्ता है जो हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे आइलैंड टूरिज़्म में इंटरनेशनली यहाँ से गुज़रता हुआ जो हमारा सामने वांडूर बीच है, वो बीच को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिली हुई है और टूरिस्ट भारी तादाद में वहाँ आते हैं। और इस वक्त जो किसी कारणवश दिक्कतों के लिए रुका हुआ है, हम ये रोड को दिखाएंगे जहाँ से VIP भी गुज़रते हैं, कई अधिकारी, उच्च अधिकारी गुज़रते हैं, जो बीचेस में जाते हैं, टूरिस्ट गुज़रते हैं, तो उनके मन में क्या छवि वो लेके जाते हैं। कौन से बेहतर रोड अंडमान निकोबार के जो वांडूर बीच की तरफ गुज़रते हैं, हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और रास्ता आप गौर से देखते रहिए कि रास्ते का हाल क्या है और कितना खूबसूरत ये रास्ता है जो मंगलूटान से गुज़रता हुआ, या धनिया खाड़ी से मंगलूटान से होते हुए ये हसमताबाद,
और वांडूर जेटी और वांडूर बीच तक पहुंचती है। रास्ता देखिएगा, इतने सारे गड्ढे कि आपको समझना मुश्किल होगा कि सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे पे सड़क है। जो बहुत पहले, कई वर्षों पहले हमारे उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि ये पता लगाना, समझना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था कि यहाँ गड्ढों में रास्ते हैं कि रास्तों में गड्ढे हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल धीरे धीरे, आप यूँ कह सकते हो कि उछलते हुए, गाड़ी पे उछलते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल कैमरा जैसे शेक कर रहा है, इससे आपको मालूम चल रहा होगा कि रास्ते का हाल कितना बुरा है। और सवाल वही है, जनता भी पूछ रही है, जनता परेशान है, बरसों से इस प्रतीक्षा में है कि कब ये रोड बन पाएगा, बेहतर बन पाएगा, ठीक ढंग से बन पाएगा कि कम से कम 5-10 सालों तक ये रोड फिर इस हालत, इस अवस्था में ना पहुँचे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये पैचिंग का काम होता है, पैच वर्क होता है, गड्ढों को भरा जाता है, फिर जैसे ही किसी वक्त बरसात की छींटें या बौछारें पड़ती हैं, वो ज्यों की त्यों अवस्था में आ जाती है। वहाँ के जो कंकड़ हैं या फिर जो मेटल है और कोलतार है, वो लगभग उखड़ सी जाती है और रोड फिर से वही गड्ढे नुमा रोड, सड़क बन जाती है। ये हम गुज़र रहे हैं, आप गौर फरमाइए, ज़रा ध्यान दीजिए किस जगह पे आपको ये वर्ल्ड मैप में जो वांडूर बीच है उसमें वहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता जो है, उसमें पहुँचने वाला जो सड़क है वो कितना खूबसूरत है। वो नज़ारा हमारा मकसद है आपको दिखाने का। और तमाम वो सड़कें जो अभी आपको हमने दिखाई हैं वो, और कब नींद खुलेगी इनकी, जो इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिन पर ये जिम्मेदारियों का बोझ है कि सड़क की मरम्मत की जाए, सड़क नई बनाई जाए और कम से कम ऐसे टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल ना किया जाए जो महीने भर में ही सड़क उखड़ जाए। और जो कुछ टेक्नोलॉजी आपको हमने पहले दिखाई है, तो हम इस वक्त लगभग पहुंचे हैं हम्फ्रीगंज तक। इससे हम आगे बढ़ेंगे और कितनी खस्ता हालत रास्तों की। ऐसे तमाम रास्ते आपको अलग अलग आइलैंड से भी आपको मिलेंगे, वहाँ से खबरें आती हैं, वहाँ के रास्तों के हालत जो हैं बुरी हालत है। और लोग बाग ऐसे शिकायत लगातार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने NH4 का हालत देखा था, आपने सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि गाड़ियाँ किस तरह से गुज़र रही हैं। अभी गाड़ियाँ जो पलटी है उसकी खबर भी आ रही है। और इस तरह के रोड आपको लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे गंभीर विषय ये है कि ये एक खास रोड हैं जहाँ का उपयोग आमतौर पे सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं, तो इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो यहाँ के रोड का अगर ये हाल है तो क्या छवि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वो संग ले जाते होंगे जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन विजिटर हैं, टूरिस्ट हैं, और जो हमारे यहाँ के
भारतवर्ष के हैं, बाहर के राज्य से आते हैं, वो क्या छवि लेके जाते हैं और क्या सोच लेके जाते हैं यहाँ के सड़कों के हालत के बारे में। तो ये गंभीरता से सोचने का विषय है। इसमें क्या कार्रवाई होगी, इसकी मांग लगातार की जा रही है। देख सकते हैं हम मंगलूटान जंक्शन, अब मंगलूटान जंक्शन से गुजर रहे हैं। अब यहाँ से आगे के रास्ते आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ से आगे का रास्ता कैसा है ये आप देख सकते हैं। वैसे ही हालात हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इस पर ध्यान देने की आवश्यकता अभी तक महसूस ही नहीं की, या फिर फाइलों में ये अटका हुआ है। ये तो तमाम वो अधिकारी ही जवाब दे पाएंगे। हमारा प्रयास है ये उन तक खबर पहुंचे, जनता के दुख तक का एहसास उनको हो, और जहां पे भी अड़चने आ रही है, ये देख सकते हैं रास्ते का हाल। गड्ढे इतने तादाद में हैं। तो अधिकारी इस पे गौर करे, और जहाँ पे अड़चने, मैंने कहा अड़चने आ रही हैं, उसे दूर किया जाए जल्द से जल्द, और कोशिश हो कि रास्ते को ठीक करवाया जाए तुरंत। आप वैसे हम वहाँ का दौरा कर चुके हैं, बीच तक के। यहाँ तमाम रास्ते लगभग इसी तरह के हालत में हैं। उसके बाद जो बीच आने के रास्ते हैं, टर्निंग, वहाँ से कुछ किलोमीटर तक रास्ते को बहुत अच्छे से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जो स्कूल में हमने पढ़ा कि अंत भला तो सब भला, यानी कि लोग उबड़ खबड़ रास्ते से तकलीफ़ से गुज़र के जब करीब 1.5-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का सफ़र अच्छे रास्ते में करेंगे, वो तो पीछे की मुश्किल और वो तकलीफ़ वो भूल जाएंगे। उनको याद नहीं रहेगा कि उबड़ खबड़ रास्ते से हम कितने तकलीफ़ों से गुज़रते हुए आए हैं। शायद इसी के चलते अंतिम छोर पे 2 से 3 किलोमीटर या करीब करीब उस रास्ते को सही कर दिया गया है, बीच के वहाँ तक के। लेकिन बाकी तमाम रास्तों को आपको दिखाया है हमने कि ये तमाम रास्ते यहाँ तक किस हालत में है, जर्जर हालत में है। बिल्कुल उखड़ चुका है। रोड में गड्ढे इतने तादाद में है कि गाड़ियाँ जो चल रही है बहुत जल्दी उनके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ जाती होगी, सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि अच्छे हाल में यहाँ पे महीने भर अगर कोई आना जाना करता होगा तो यहाँ के निवासियों की गाड़ी की हालत क्या होती होगी, अपने जेब से कितने खर्च करते होंगे और कितना खर्च करना पड़ रहा होगा उनको, ये सोचने का विषय है। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे ये रोड है, देखिए यहाँ के गड्ढे देखिए, और यहाँ पे लीडर लोगों के, जो बड़े लीडर हैं पार्टियों के, उनके निवास स्थान भी यहाँ मौजूद है। लेकिन क्या कारण रहा होगा, मुद्दा इन्होंने उठाया या नहीं, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी रिएक्शन लेने की, उनसे भी बात करने की।
ये तमाम जो रास्ते आपको अभी तक हमने दिखाया है, चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ यहाँ के निवासियों से बातचीत की जाए। चलिए, इस वक्त में हमने आपको तमाम रास्तों के हाल दिखाएं, सीपी घाट से लेके उसके बाद हम धनिया खाड़ी जंक्शन से हम भीतर वहाँ के और चले। इस वक्त में हम इससे पहले कि जनता के राय ले, उनसे समस्याओं के बारे में जाने, हमारी मुलाकात हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नवनिर्वाचित यहाँ के वांडूर क्षेत्र के नवनिर्वाचित जो समिति मेंबर हैं और अंडमान बोट ऑपरेटर्स जो एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष हैं भरत शर्मा जी। भरत शर्मा जी से हम जानेंगे जो हाल हमने देखा है। भरत शर्मा जी, रास्ते का हाल ये इंटरनेशनली मैप में आता है, टूरिस्ट मैप में आता है। जो वांडूर बीच, यहाँ पे तमाम वीवीआईपीज़ आते हैं, तमाम बड़े लोग आते हैं, टूरिस्ट बाहर के आते हैं, हमारे कंट्री के आते हैं, इसके अलावा फॉरेनर्स आते हैं। तो ये जो रास्ते का हाल है, ये समस्या लगभग कब से चल रही है और इस पे कोई कार्रवाई की क्यों नहीं जा रही है? धन्यवाद। पहले तो मैं संघर्ष आज तक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समय समय पर ये सब मुद्दे उठाए हैं। और ये मुद्दा एक्चुअली 2-2.5 साल पुराना मुद्दा है। रास्ता सिप्पी घाट से लेकर के मैमियों तक खास करके इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप टू व्हीलर तो चलाना बहुत ही मुश्किल है। आप एक बार जाके आ जाएंगे धनी गाड़ी से वांडूर तक तो आपकी कमर दर्द पकड़ लेती है। तो मैंने जीतने से पहले भी मैंने बहुत बार ये मुद्दा उठाया। जीतने के बाद में हम लोग मिले थे यही मैडम से, तो उन्होंने कहा कि रोड का सर्वे हो रहा है, इसके बाद एस्टीमेट बनाएंगे और खूब जल्दी इसका टेंडर कर देंगे। लेकिन आज इस बात को भी 2 महीना से ऊपर हो गया, कोई पता नहीं चल रहा है कि इस रास्ता का क्या होगा। सेकेंडली क्या है कि मैं यहाँ तीसरी बार ये समिति में इलेक्शन जीता हूँ, लेकिन हमको लगता है कि 2 बार जो जीता था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा काम भी कर पाए हम लोग। लेकिन इस बार तो समझ नहीं आ रहा है कि ना एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ठीक से मिलना चाहता है, ना कुछ फंड दे रहा है समिति का, ना ऑफिस दे रहा है, ना फंक्शनरी कुछ हो रहा है। तो पब्लिक के सामने मुंह दिखाना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। फिर भी हम लोग जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इवन कि मैं बीजेपी को होते हुए भी हमारे एमपी साहब से भी मिला, भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कीजिए, चीफ सेक्रेटरी से मिलाइए जी। तो उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया, हाँ आ जाइए, कल आइए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि जब कोरोना काल था तो हमारे प्रधान की जगह में स्पेशल ऑफिसर दिया गया, सेक्रेटरी दिया गया, पंचायत में पावर पूरा उनको दिया गया। लेकिन इन 2 सालों में गांवों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई जिसका नतीजा ये रास्ते भी और स्ट्रीट लाइट भी, एक भी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं जल रही है। कहीं ना कहीं भरत शर्मा जी, पब्लिक जो जानना चाहती है, पब्लिक को जो ज़रूरत है, जो मुश्किल है, चाहे पावर वहाँ सेक्रेटरी के पास रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रहे या फिर इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं या प्रधान हैं, लेकिन वो तो ये चाहती है कि काम हो। तो ये कौन सी मानसिकता है कि अंदरूनी जो उठापटक है उसका खामियाजा जो है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जनता भुगत रही है? मैं वही कहने जा रहा था कि जब इतनी पावर प्रधान की जगह में स्पेशल ऑफिसर और सेक्रेटरी को दी गई थी तो ये 2 साल में गांव का हालत ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ग्राम सभा में पब्लिक भी बहुत आई और उन्होंने वोट भी बहुत दिल खोल के दिया। 70% से एबव था पोलिंग। लेकिन उनकी जो अपेक्षा थी कि जल्दी से जल्दी स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, ऑफिसर तो कुछ नहीं किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने जिताया है वो सब काम कर देंगे। लेकिन बहुत कहते हुए हमें शर्म महसूस होती है कि अभी भी कुछ हमारे हाथ में ऐसा नहीं दिया कि हम कुछ गांव वाला का काम कर सके। रास्ते की हालत ख़राब है, थोड़ा बारिश होने से पानी भर जाता है। और मैं चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मालूम है कि गांव से ही तरक्की जब होएगी गांव की, तभी जा कर के शहर की, सिटी की तरक्की होगी और उसके बाद में समाज की तरक्की होगी, पूरे देश की तरक्की होगी। तो क्यों ना गाँव को पहले डेवलप किया जाए। उसका एक ही तरीका है पीआरआई। आप पीआरआई को पावर दीजिए, मैचिंग ग्रांट दीजिए, जिससे छोटा मोटा काम कर सके। सब हाथ बांध दिए गए हैं।
तो मैं बस मेरा अनुरोध है आपका माध्यम से कि पीआरए को खुल के काम करने दीजिए, गांव का डेवलपमेंट होगा। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो जनता के अंदर में ये सवालात हैं, जो आम तौर पे मैं हमारे अपने भी अनुभव है, रास्ते जब बनते हैं या फिर रास्तों की मरम्मत, पैचिंग वर्क जो होती है, वो इतने लो क्वालिटी के, और कहीं ना कहीं हम आते वक्त हम तमाम रास्तों को देखते हुए आए हैं कि उन्होंने पैचिंग वर्क करने के चक्कर में जो रोड की जो ऊंचाई थी, उससे भी एक्स्ट्रा ऊंचाई कहीं ना कहीं कुछ जगह पे बीच बीच में कर दी, उससे कर दिया गया, जिसके कारण से वो एक्सीडेंट का भी खतरा है। और इतने लो क्वालिटी, क्या जब करते हैं वहाँ पे इंजीनियर्स का कोई दखल नहीं होता है, उनके नियंत्रण में नहीं रहता है, या अपनी मन मर्जी से करते हैं, और इस पर कोई यहाँ इलेक्टेड या नेतागण भी क्षमा कीजिएगा, नेतागण भी क्या इस पर नज़र नहीं रखते हैं? इतने लो क्वालिटी का वर्क होता है इस काम में। बात ऐसा है कि सीपी घाट से लेके धन्नी घाट गाड़ी की हालत तो बहुत ख़राब है रास्ता की। वो नेशनल हाईवे में आ रहा है, लेकिन उस पैच को क्यों छोड़ देगी हम लोग को आज तक समझ नहीं आया। जबकि धन्नी गाड़ी से लेकर के आगे फरारगंज तक देखिए क्या सुंदर रोड है, नेशनल हाईवे में बनाई है। और वो हमेशा ही थोड़ा रिपेयर करते हैं, फिर 2-3 महीना बाद में इतने ज़्यादा भारी भारी गड्ढे हो जाते हैं। मैं आपको काला पत्थर साइड का बात कर रहा हूँ, जो सीपी घाट सर के धन्नी खाड़ी से आती है, तो वो नेशनल हाईवे आके रिपेयर करता है, फिर ऐसे ही हो जाता है। उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। नेशनल हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए। और दूसरी बात है कि धन्नी खाड़ी से लेकर के जो वंडूर का रास्ता है, वो तो पीडब्ल्यूडी के अधीन में आता है, और वहाँ 2-2.5 साल से बिल्कुल कुछ काम ही नहीं हुआ। पहले तो पीडब्ल्यूडी वाले हमेशा रिपेयर करते रहते थे, डालते रहते थे। अभी पता नहीं क्यों उतने सुस्ती हो गया उनको, ना क्या है, वो भी उतना रिपेयर नहीं करते और बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और पंचायत में पावर नहीं है कि वो रास्ता को ठीक कर सके। ये तो कहीं एक बरसात भी झेल नहीं पाती है, जो हमने देखा है। जी, एक बरसात भी झेल नहीं पाती, बिना बरसात भी हालत ख़राब रहती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी हमारे यहाँ पर 2 रास्ते सैंक्शन हुए हैं। वो एक मुर्दाखाड़ी रोड और एक 4 नंबर रास्ता बोलता है उसको, प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना से हुए हैं। और इसके पहले भी एक न्यू वंडूर का प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना से रास्ता बन चुका है। वो इतना अच्छा बनता है, इतना अच्छा बनता है कि आप खुद जाके देखेंगे, बोलेंगे हाँ कि ये इस तरह का रास्ता सब जगह होना चाहिए। उसका 7 साल का गारंटी रहता है। 7 साल के अंदर अगर कुछ हो जाता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर जी इतना फंड दे रहे हैं, फंड की तो कमी नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने पैसे की कमी नहीं रखी अंडमान में। जो एक बड़ी स्टेट को जितना पैसा नहीं मिलता उससे ज़्यादा अंडमान के लिए पैसा भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर सुस्तीपन की वजह से या समझ नहीं आता है, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए सब चीज़ का, कि इस सब चीज़ को अच्छा से किया जाए, ताकि 5 साल तक कम से कम रोड अच्छा से रहे। ताकि अब टैक्स तो ले ही लेते हैं बराबर, रोड टैक्स तो कमी नहीं है जो नहीं लेते हैं, रोड टैक्स बराबर लेते हैं। लेकिन गाड़ियों की जो हालत होती है, हर दूसरा-तीसरा महीना गैरेज में लेके जाना पड़ता है, आदमी का कमर दर्द होता है। कोई सीरियस पेशेंट भी अगर यहाँ से एम्बुलेंस में भी गुजरते होंगे तो उस पेशेंट का हाल भी तो बुरा होता होगा। जी, बहुत आपका ये कहना वाजिब है कि एम्बुलेंस भी इतनी बुरी हालत में जाती है यहाँ से कि वो तो स्पीड में जा ही नहीं सकती, कितने गड्ढे हैं, और स्पीड में जाएगी तो उसके अंदर जो पेशेंट है ऐसे ही मर जाएगा गड्ढों में गिर के। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे आपने कहा कि ये वंडूर तो वैसे भी वीआईपी एरिया है। और दूसरा क्या है कि जब फॉरनर यहाँ आते हैं तो ये रास्ता की हालत देख करके फ़ोटो खींच करके ले जाते हैं, तो देश की कितनी बदनामी होती है। और खासकर आइलैंड की कितनी बदनामी होती है। हाँ बिल्कुल, आइलैंड की बदनामी होती है। और आइलैंड के बारे में क्या बताऊँ, हमारा अंडमान निकोबार तो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। और वही एक सेक्टर ऐसा है जो सबको रोज़गार देता है। वो अगर टूरिज़्म बंद हो जाता है तो सबको खाने के लाले पड़ जाते हैं, किसी के पास एक हाथ में पैसा नहीं रहता, जो लॉकडाउन से लेके अभी तक हुआ है। लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं आइलैंड टूरिस्ट बोट ऑपरेटर का एसोसिएशन होते हुए कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियों की वजह से आज टूरिज़्म ख़त्म होने के कगार में है। हमको तो ये समझ नहीं आता कि जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर क्यों है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पर टूरिज़्म का होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वीक डिपार्टमेंट वही है। मैं अपनी बीती कहता हूँ, हमारे एसोसिएशन की, हमारे यहाँ लकड़ी की बोटें चलती थी, बीच में इंसिडेंट हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में
लाखों रुपया खर्चा करवा के बोट चालू की और 3 साल के अंदर बंद कर दी। एक एक आदमी के जिनकी बोटें थी, कम से कम एक एक आदमी को 50 लाख 60 लाख का नुकसान हुआ। बोट आज ऐसी पड़ी है, कोई सर्वे नहीं है, कुछ नहीं है। वो छोड़िए, ये मैं आपको वाटर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, रोस नॉर्थ बे वाइपर की। हमारा वर्ल्ड फेमस जोली बॉय और रेड स्किन आइलैंड, जिसके ऊपर पूरा वंडूर का रोजी रोटी चलता था, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। हमको तो ये आज तक समझ नहीं आ रहा कि लकड़ी का बोट पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया छोड़िए पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार के एडमिशन को क्या तकलीफ है कि इन्होंने लकड़ी का बोट बंद कर दिया। ठीक है, लकड़ी का बोट बंद किया, उसको ऑप्शन होना चाहिए। आज जोली बॉय रेड स्किन टोटल बंद पड़ा है 2 साल से। टूरिस्ट क्या जाके देखेगा? आप बोलते हैं कि नया आइलैंड खोलेंगे। भाई साहब, पहले पुराना आइलैंड है, उनको तो ठीक से चलाइए। आपके पास उनको चलाने की हिम्मत ताकत नहीं है टूरिज्म डिपार्टमेंट को, और नया आइलैंड क्या खोलेंगे आप? मेरा अनुरोध है कि आज मिडिल क्लास जितने बिजनेसमैन हैं वो ख़त्म होने के कगार में है। मैंने पहले क्या बोलते थे ना, किसान सुसाइड करता है, आज बिजनेसमैन सुसाइड करने का हालत में है, ऐसी हालत में है। मिडल जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं, ऐसी हालत में है वो। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और आज ही मैंने पढ़ा कि दिल्ली में मिनिस्टर लोग जो बिजनेस वालों से आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो बातचीत करना दूर की बात है, अगर कोई प्रॉब्लम लेके किसी के पास जाना भी चाहता है तो उनको मिलने ही नहीं दे रहे, कोई सुनाई नहीं है। किससे मिले? हमारे एमपी साहब को तो फुर्सत नहीं है किसी से बात करने का, जो उनसे मिल के बोले कि हमारी ये समस्या है। आज बिजनेसमैन अगर नहीं रहेगा तो जीएसटी कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ से इनकम टैक्स मिलेगा? कहाँ से देश चलेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट को तो आप भर भर के दे रहे हैं, कोई बात नहीं, दीजिए, मेहनत करते हैं वो, लेकिन बिजनेसमैन का भी ध्यान रखो ना, जिन्होंने जो इस देश को चला रहा है, जो इकोनॉमिक को अपग्रेड कर रहा है। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारे चीफ सेक्रेटरी से और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं कि थोड़ा एक बार छोटे बिजनेस वालों के साथ बैठ के मीटिंग करिए, उनको क्या समस्या है, उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सब बोटें बंद कर दी गई, 2-3 करोड़ 1 करोड़ का 2-2 करोड़ का लॉस पड़ा है। बंद करने के बाद अभी 5 लाख 7 लाख का नोटिस भेज रहे हैं कि आप बोटें खड़ी है, उसका जट्टी चार्ज दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से देगा वो आपको ये जट्टी चार्ज, जब बोट ही आपने बंद कर दी हमारी? हमने तो बंद नहीं किया है, बंद तो आपने किया है ना, तो आप हम कहाँ से उसको चार्ज को देंगे? सो मैं अनुरोध करूँगा, अगर ये हमारा मैसेज अगर आप टूरिज़्म मिनिस्टर के पास में या फिर शिपिंग मिनिस्टर के पास में या हमारे होम मिनिस्टर के पास में पहुँचा सके तो अंडमान के लिए बहुत अच्छा होगा। वरना यहाँ का जो हालत हो रहा है, और 5 साल के बाद में अंडमान में कोई रहने वाला भी नहीं रहेगा और कोई बिजनेस ही रहेगा, जहाँ से छोड़ छोड़ के मेनलैंड भागेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक यहाँ बहुत सुंदर बीच है, और उस बीच के बारे में मैं आपको तो बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जा कर के वहाँ पर उसकी जो हालत है उसके बारे में देखा और वहाँ से पब्लिक से बात भी की कि क्या हालत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले वो बीच इतना अच्छा बीच था और वहाँ पर डेली 500-700 की भीड़ रहती थी। तो बीच में क्रोकोडाइल्स का इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट के बाद में जाल लगाया, फिर जाल निकाल के लेके चले गए। तो उसके बाद में टूरिज़्म बंद हो गया, पानी में उतरने नहीं देते, 5-6 बजे के बाद में भगा देते हैं सबको। वहाँ ऐसा हो गया कि जितने पूरा वंडूर के जितने परिवार हैं सब उसी बीच के ऊपर डिपेंड थे, टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड थे। तो आज वो बंद कर दिया गया, कितने सालों से बंद पड़ा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इंसिडेंट हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए, ना कि उसको बंद ही कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अगर आप कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, यस, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। आप नेट डाल दीजिए, आप वहाँ पर छोटा डोंगी चलाने का पंचायत की तरफ से व्यवस्था करवा देंगे ताकि क्रोकोडाइल आए नहीं। वैसे तो क्रोकोडाइल को फॉरेस्ट वाले लेके चले गए हैं, फिर भी अगर है तो उनके प्रिकॉशन लिया जा सकता है हम लोग को। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आए तो ये न्यू वंडूर से लेके नॉर्थ वंडूर को जो जाने का रास्ता है बीच साइड में, वो इतना सुंदर है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। ट्रैकिंग करके देखिए एक बार जा करके वहाँ पर। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ कि एक बार आके उसका ब्यूटी देखिए। और इतना अच्छा कोरल्स है वंडूर बीच में। आप एक बार ग्लास बॉटम में जा करके, ग्लास बॉटम बोट में जा करके उसका कोरल्स देखिए, आप भी हैरान हो जाएंगे कि अंडमान निकोबार में इतना अच्छा कोरल्स यहाँ पर हो सकता है। सो मेरा अनुरोध है कि आप पुराना कोई चीज़ मत बंद करिए प्लीज़। आप बीच को चालू करिए
क्या हैवलॉक में इंसिडेंट नहीं हुआ, फॉरेनर को लेके नहीं गया, होता है ऐसा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रोकोडाइल को वहाँ से नहीं हटा करके वहाँ पूरा टूरिज़्म को ही ख़त्म कर दें, आप वहाँ पर सबका रोजी रोटी छीन ले। जब आप रोजी रोटी नहीं दे सकते तो छीनने का अधिकार भी आपको नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वहाँ नेट डालिए, कुछ भी करिए। बीच में हमारे डायरेक्टर आरडी थे, उनसे मैंने बात किया था जिंदल सर से, तो बोले थे रूबन फंड है हमारा, हम वहाँ पर फ्लोटिंग जेट्टी बना देंगे, हम लोग बहुत कुछ कर देंगे वहाँ पर। लेकिन अफसोस है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। एक अच्छे ऑफिसर थे, शायद वो रहते तो कुछ ना कुछ हम लोग काम शुरू कर पाते थे। अभी जो भी उनके बदले में आया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, साथ में टूरिज़्म डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आइए पूरा टीम लेकर के और हमारे वंडर के पब्लिक को बचाइए, ज़िंदा रखिए, नहीं तो उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। चलिए, आज की जो समस्या थी, जो आपको हमने दिखाया और जो आप तक पहुंची है, रास्ते के हालात और जिसके कारण से आम लोगों का जीवन कैसे दूभर हो गया है, वो तमाम लोग जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या फिर अस्पताल जो एम्बुलेंस पहुंचती है, ऐसे जर्जर हालत रास्ते के, इससे क्या दिक्कतें होती है। हम आखिरी पड़ाव में हम यहाँ पे मंगलूटान में मौजूद है। यहाँ जो ऑटो चालक भाई हैं, उनसे हम जानेंगे कि रास्ते की ये खस्ता हालत की वजह से इन लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। भाई, आप बताएंगे कि ये जो रास्ता है, ये कब से ये हालत है, इसके ख़राब हालत, और ये इसकी वजह से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? गाड़ी में काम आता है, घड़ी घड़ी मेंटेनेंस करना पड़ता है जी जेब में हमेशा पैसा रहता नहीं है। जी रोड, मेडिकल का रोड देख लीजिए आप, आदमी पेशेंट लेके कैसे जाएगा उसमें? पेशेंट तो बोलते हैं आराम से चला के जाइए, हम लोग आराम से लेके जाता है, लेकिन रोड ऐसा है, 3 चक्का है, कहाँ की कौन सा गड्ढा में गिराएगा, चॉइस करके गिरा के जाना पड़ता है। यहाँ तो गड्ढे ज़्यादा है, रोड कम है। हाँ वही है, अंदर का रोड बन रहा है, लोहा बड़ी वो अंदर का रोड है, जी। वहाँ में कोई गाड़ी घुसता नहीं, बस घुसता नहीं, वो सब रोड बना रहा है। जो मेन रोड है धन्नी खाड़ी से लेके मेमिया तक का, मतलब क्या बोलेगा, आप तो चल के आए होंगे, देखे जी, होंगे। हमने पूरा वहाँ का नज़ारा देखा है। फिर क्या बोलूँ, बोल बोल के तंग आ गया। आप लोगों ने यहाँ के लीडर्स को, नेताओं को कहा है? कहाँ प्रधान है, जो भी है, पुलिस, कभी कभी पुलिस में मीटिंग बुलाता है, हमें पूछता है तो हम लोग बताते हैं, वो बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं है, तो PWD के अंडर में जी। उस लोग को बोलना है। बट ठीक है, आप लोग कम से कम कान में खबर तो दे सकते हैं। जी। हम लोग बोलने से कार्रवाई होगा नहीं। मीटिंग में कई बार हमने बोला है। आप जनता की तरफ से यहाँ से कोई लिखित तौर पे कभी दिया आप लोगों ने? नहीं, लिखित तौर पे तो कभी कुछ किया नहीं हमने। आप लोगों के ऑटो यूनियन तो होंगे, यूनियन है, तो आप लोग भी लिखित तौर पे दे सकते हैं। किसको देना है वही तो नहीं पता है। आप लोग दे सकते हैं, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के हेड को दे सकते हैं, DC साहब को दे सकते हैं। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो जनता के लिए बैठे हैं, वो ज़रूर सुनेंगे। नहीं, हमारे प्रेसिडेंट को भी हमने कहा है जी। कई बार, तो विचार तो करेंगे, बोले बात करेंगे। हमारे ऊपर जो बैठा है मेन, उनसे बात करके देखेंगे, बोला उसका बात करेंगे, बोला। तो अभी काम ही चल रहा है बस वही। जी जी जी। चलिए, इनसे बात करते हैं। आपको क्या दिक्कतें होती हैं इस रास्ते के वजह से? रास्ता सब बहुत ख़राब है सर, जी और हम लोग गाड़ी चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। मेन रोड है अंडूर का, जो मेन गेस्ट जाने वाला रास्ता है, टूरिस्ट जाने वाला रास्ता है। जी। आपका धन्नी गाड़ी से लेके पूरा अंडूर तक रोड बहुत ख़राब है, और हम लोग गाड़ी चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। और ये बात जो है हम लोग ग्राम सभा में भी ये मुद्दा रख के उठाया था, लेकिन अभी तक तो कोई इसका सोल्यूशन नहीं हुआ। और हम लोग को तो गाड़ी हफ्ता में एक बार 2000-2500 रुपया खर्चा करना पड़ता है यहाँ में गाड़ी चला के। रास्ता का वो हालत है सर। कहीं ना कहीं टूरिज़्म भी इस रोड के कारण से इफ़ेक्ट होता है। ज़रूर ज़रूर, हम लोग गाड़ी होता है तो उस लोग गाड़ी भी वो ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए, ये थे जनता के विचार, उनकी तकलीफ़ें जो हमने आप तक पहुंचाई, रास्तों का हाल दिखाया, और कहीं ना कहीं टूरिज़्म सेक्टर के बोर्ड के मुद्दे, कई मुद्दे उठे, लेकिन जांच का विषय और सोचने का विषय है। ये प्रॉब्लम, ये समस्या सिर्फ एक तरफ़ा नहीं हो सकता है। केवल हम अधिकारियों का ही दोष ना पकड़े, कहीं ना कहीं जानकारी के अनुसार कहीं कोई गलतियां इस तरफ से भी हुई है, उस तरफ से भी हुई है। कुल मिला के हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि समस्या का हल जल्द से जल्द हमारे उच्च अधिकारी प्रशासन में जो बैठे हैं वो तुरंत निकाले, कम से कम इस रास्ते का सुध ले और इस रास्ते पे कोई कार्रवाई करते हुए इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करवाया जाए। ये तमाम
ये अनुरोध के साथ में और इसी उम्मीद के साथ में इस पे कार्रवाई अवश्य होगी और प्रशासन इस पे गौर करेंगे। इसके साथ ही मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।